हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है अबाउट वुंड हीलिंग, राइट। अब देखो क्या होता है कि जो स्किन होती है ना, वो आपका एक बैरियर होती है फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। यानी कि स्किन आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, तो स्किन पे कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होगा तो स्किन के ऊपर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ वुंड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, लोकेशन, टाइप, तो जो वुंड्स होते हैं उनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट ये एक बहुत लेमैन तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जो वुंड होता है वो बनता कैसे है। अब व्हाट इज अ वुंड, अब मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल कि वुंड होता क्या है। तो देखो पहले आप यहाँ पे ये इमेज देखो। इस इमेज में जो आपको चीज दिखाई दे रही है रेड रेड कलर की, दिस इज अ वुंड। ओके, नाउ अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वुंड इज एन इंजरी टू द बॉडी दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स laceration or breaking of a membrane such as the skin and usually damage to the underlying tissues। तो बेसिकली जो वुंड होता है वो एक नॉर्मल जो स्किन होती है उसके बीच में एक ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके नीचे के टिश्यूज हैं, जैसे कि आपका फेशिया हो गया, आपके मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, तो बहुत ज्यादा अगर इंटेंसिटी से आपको ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है तो माइट भी स्किन के साथ साथ उन सारे स्ट्रक्चर्स में भी आपको डैमेज देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वुंड को अगर स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाए तो ये क्या होता है, ब्रेकिंग होती है स्किन की, लैसरेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ मेम्ब्रेन, यहाँ पे वो मेम्ब्रेन है स्किन। ओके, तो दैट इज नोन एज अ वुंड। So upon injury, rapid closure of the wound and prompt regeneration of the damaged skin are critical to restore barrier function। अब देखो जैसे ही आपके चोट लगी, ठीक है, स्किन की जो नॉर्मल कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई, राइट। यानी कि वहां पे जो आपका वुंड है वो बन गया। अब हम सबसे मेन कंसर्न क्या होता है कि एकदम से जो वो वुंड है उसको क्लोज कर दिया जाए, ठीक है, और वहां पे जो रीजनरेशन है वो स्टार्ट होती रहे। तो ये इससे क्या होगा कि जो आपका बैरियर है, जो स्किन का बैरियर है, वो फिर से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएगा। अगर आपके चोट लगी, वुंड डेवलप हो गया और अगर वो अच्छे से प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में हील नहीं हुआ तो चांसेस ये होते हैं कि जो कंडीशन है वो और भी वर्स हो जाए। अब बात करते हैं अबाउट द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। अब ये जो वुंड हीलिंग की हमने बात करी कि जो वुंड है वो बहुत जल्दी अपने टाइम फ्रेम में हील हो जाना चाहिए। अब ये हील होता है 3 फेसेस के अंदर। कौन कौन से? इन्फ्लेमेशन फेस, प्रोलिफरेशन फेस एंड द मैच्योरेशन फेस। तो अब यहाँ पे इमेज दे सकते हो। फर्स्ट इज द इन्फ्लेमेशन, देन इज द प्रोलिफरेटिव एंड द थर्ड इज द मैच्योरेशन और रीमॉडलिंग फेज। सो इनमें जो ये स्टेप्स होते हैं ना बच्चों, ये एक के बाद एक होते हैं और अगर इनमें से किसी भी एक स्टेप पे जो उनके प्रोसीजर हैं वो अगर ढंग से पूरे नहीं होते हैं तो जो आपकी हीलिंग है वुंड की वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है। तो आपको वहां पे क्रॉनिक वुंड्स भी देखने को मिल सकते हैं, अल्सर्स या फिर एक्सेसिव स्कारिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें कब डेवलप होंगी? जब इनमें से कोई भी स्टेप आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा। सो फर्स्ट इज द इन्फ्लेमेटरी फेज और द इन्फ्लेमेशन फेज ऑफ द वुंड हीलिंग। तो देखो इन्फ्लेमेशन फेज में क्या होता है, ये एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है आपकी इंजरी का। जैसे आपको इंजरी हुआ, ट्रॉमा हुआ, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर कट हो गया, वुंड हो गया, तो उसमें जो एकदम इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड वर्क सेट कर देता है ताकि जो आने वाले 2 फेसेस हैं जो हमने पढ़े थे, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जो फेज थे इसके, वो अच्छे से अपना काम कर सकें। So there is inevitable bleeding, which is a primary mechanism through which debris and toxins can be removed। अब आपने देखा होगा जब भी स्किन के ऊपर चोट लगती है तो एकदम से बहुत ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो वो जो ब्लीडिंग है वो क्यों आती है? पहला तो ये कि वहां पे जो माइक्रो वेसल्स होती हैं वो कट जाती हैं, राइट। दूसरा क्या मैकेनिज्म होता है, ये किस लिए होता है कि वहां से जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे उस वाले पार्ट से। तो जैसे ही इंजरी होती है जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो उस साइट ऑफ इंजरी पे आ जाते हैं, जहां पे चोट लगी या फिर जहां पे भी आपका वुंड है वहां पे वो सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो एक फिब्रिन का प्लग वहां पे फॉर्म कर देते हैं। और वहां पे जो भी बैक्टीरिया होता है उसको वो वहां से हटा देते हैं और जो इंजर्ड साइड है, जैसे मैंने आपको बोला, वो फिब्रिन का एक प्लग बना देते हैं। तो वहां पे जो इंजर्ड साइड होती है ना उसकी एक टेम्परेरी कवरिंग वहां पे हो जाती है। सो इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन से? सच एज न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एड इन वुंड डेब्राइडमेंट वेयर बाय डेड सेल्स आर रिमूव।
यानी कि जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस हैं वो जो आपके वूंड के साइड पे जो आपके डेड सेल्स हैं उनको हटाने में हेल्प करते हैं और ये की ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो आपका रिपेयर का प्रोसेस है वो और अच्छे से एनहांस हो जाता है। यानी कि जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो फर्स्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग में क्या कर रहे हैं, पहला तो वो जो डेड सेल्स हैं उनको हटा रहे हैं और दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि जो रिपेयर प्रोसेस है उसके लिए वो ग्रोथ फैक्टर्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काम होता है हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन द फर्स्ट फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना अच्छे से। अब ये वाला जो पूरा फेज है ये शुरू के 2 से 3 दिन इस फेज के अंदर चले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट फेज जो आता है आपका वो होता है आपका प्रोलिफेरेटिव फेज। अब इन्फ्लेमेटरी फेज जैसे ही 3 दिन पे 2 या 3 दिन के बाद जब खत्म होता है तो आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। अब ये जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है इसकी ड्यूरेशन रहती है आपकी 3 से 21 दिन तक, ओके। अब देखो प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या हुआ, जो हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि आपका एक प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी आपका वुंड मैट्रिक्स बन जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है बाय द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। यानी कि इन्फ्लेमेटरी फेज में जो आपका टेम्परेरी एक फिब्रिन का प्लग बना था, मैट्रिक्स बना था वुंड का, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, बाय योर ग्रैन्युलेशन टिश्यू। अब ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। इसके साथ साथ कोलेजन बंडल्स होते हैं जो कि पार्शली रिकवर्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वुंडेड स्किन। यानी कि देखो प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या हुआ, जो इन्फ्लेमेटरी फेज में जो टेम्परेरी एक बैरियर बनाया गया था वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बाय योर ग्रैन्युलेशन टिश्यू। अब ग्रैन्युलेशन टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ग्रैन्युलोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ब्लड वेसल्स एंड कोलेजन बंडल्स, ओके। प्रोलिफेरेशन फेज मेनली फोकस करता है इन 3 चीजों के ऊपर कि जो आपका वुंड सरफेस है उसको कवर किया जाए, दूसरा जो वैस्कुलर नेटवर्क है यानी कि जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज जा रही हैं जो वहां से कट गई हैं उसको रिस्टोर किया जाए यानी कि एंजियोजेनेसिस, एंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। तो प्रोलिफेरेशन फेज जो होता है हीलिंग का, इसके अंदर आपका ना एक्टिवेशन हो जाता है कौन कौन से सेल्स का, केराटिनोसाइट्स का, फाइब्रोब्लास्ट का, मैक्रोफेजेस का और एंडोथेलियल सेल्स का। अब इन सब के एक्टिवेशन से क्या होगा, वुंड क्लोजर होगा, मैट्रिक्स डिपोजिशन होगा और एंजियोजेनेसिस होगा। एंजियोजेनेसिस मतलब वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं वो बनने लग जाएंगे। अब केराटिनोसाइट जो थे जब इनका एक्टिवेशन हो जाता है ना तो ये वुंड एज पे प्रेजेंट होते हैं और ये किस में चले जाते हैं, दे अंडरगो पार्शियल एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन के अंदर। मेन रोल देखो यहाँ पे किन सेल्स का आता है, आपका फाइब्रोब्लास्ट का। सो दीज आर द मेन सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग द प्रोविजनल फिब्रिन रिच मैट्रिक्स विद अ मोर सब्सटैंशियल ग्रैन्युलेशन टिश्यू। यानी कि जो हमने पढ़ा था कि फेज 1 इन्फ्लेमेशन के अंदर जो आपका फिब्रिन प्लग बन रहा था, वुंड मैट्रिक्स बन रहा था, वो फेज 2 यानी कि प्रोलिफेरेशन फेज में आके वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन जाता है। तो इसको रिप्लेस कौन करवाता है, तो ये करवाते हैं हमारे फिब्रोब्लास्ट। इसलिए प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर जो आपके फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड इज द मैक्रोफेजेस। तो इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है एंजियोजेनेसिस में यानी कि न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म करने में, बाय एडिंग माइक्रोवास्कुलर एंडोथेलियल सेल बिहेवियर। So healthy granulation tissue is dependent upon the fibroblast receiving sufficient level of oxygen and nutrients supplied by the blood vessels। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ा हमने इस फेज के अंदर कि हमें ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो है वो डेवलप करना है, राइट। हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू किसकी वजह से डेवलप होगा, आपके फाइब्रोब्लास्ट के जरिए। तो फाइब्रोब्लास्ट कब अच्छे से काम कर पाएगा, जब उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगी। और ये सब चीजें उसे कब मिलेंगी, जब वहां का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वैस्कुलेचर है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस फेज में हम एंजियोजेनेसिस के ऊपर भी पूरा फोकस करते हैं कि वो चीज होगी तभी जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो अपने ऑप्टिमल लेवल तक काम कर पाएंगे। So the color and condition of the granulation tissue is often an indicator of how the wound is healing। तो अब देखो आपके wound का जो कलर है और जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है ना ग्रैन्युलेशन टिश्यू की, वो देख के आप बता सकते हो कि जो wound healing है वो अच्छे तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू और अनहेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू। जो हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू है वो ग्रैनुलर होता है और अनइवन इन टेक्सचर होता है, ये जल्दी से ब्लीड नहीं करता और इसका जो कलर रहता है वो पिंक और रेड रहता है। जो अनहेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू है वो डार्क कलर का होता है और इससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि यहाँ पे पुअर परफ्यूजन है, इश्कीमिया है या फिर यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो गए हैं। अब
थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज। तो ये फाइनल और लास्ट स्टेज होता है हमारी वुंड हीलिंग का। इसको हम रीमॉडलिंग फेज भी कह देते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 21 डेज से 1 ईयर तक की रहती है। अब मैच्योरेशन फेज के अंदर देखो तीन चीजें होती हैं, क्रॉस लिंकिंग, रीमॉडलिंग एंड द वुंड कॉन्ट्रैक्शन। सो सेलुलर एक्टिविटी जो होती है इस फेज तक आते आते मैच्योरेशन फेज तक वो रिड्यूस हो जाती है एंड द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द वुंडेड एरिया रिग्रेस एंड डिक्रीजेस। तो यानी कि सेलुलर एक्टिविटी भी कम हो गई और जो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स थे अराउंड द वुंड एरिया वो भी इस फेज में आके कम हो जाते हैं। मैच्योरेशन फेज के अंदर एक और चीज होती है कि जो आपका कोलेजन होता है ना वो भी चेंज हो जाता है। जो हमने ग्रैन्युलेशन टिश्यू पढ़ा था लास्ट वाले स्टेज में, प्रोलिफरेटिव स्टेज में, उसमें टाइप 3 कोलेजन होता है। बट जैसे जैसे मैच्योरेशन स्टेज आता है या फिर ये वाला फेज आता है तो जो आपका टाइप 3 कोलेजन है जो कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू में फाउंड होता था वो रिप्लेस हो जाता है विद योर टाइप 1 कोलेजन और यहाँ पे एक स्कार टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज इन टाइप 1 कोलेजन है ये किससे कोरिलेट करता है कि जो आपका स्कार का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। सो जैसे ही एक वूंड जो है वो हील होता है देन इट फॉर्म्स अ स्कार। ऐसा नहीं होता कि वूंड हील होगा और एकदम से वहां पे स्किन आ जाएगी। वूंड हील होता है तो वहां पे वो एक स्कार छोड़ के जाता है, एक निशान बन जाता है। तो अभी स्कार टिश्यू कैसा होता है ना, इट इज फर्म, स्लाइटली रेज्ड होता है एंड ये रेड होता है फ्रॉम एक्सेस कोलेजन डिपोजिशन एंड इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे जो स्कार टिश्यू की हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और ये रहता है आपसे आपके 6 to 9 मंथ्स तक अप्रोक्सीमेटली और उसके बाद ये सॉफ्टन हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है और बिल्कुल स्किन जैसा ही हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द मैच्योरेशन फेज ऑफ द वुंड हीलिंग। अब मैंने यहाँ पे ब्रीफली तीनों फेजेस के बारे में बताया हुआ है। अब देखो इन्फ्लेमेटरी फेज की ड्यूरेशन है 1 से लेके 3 डेज तक की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इसके अंदर हेमियोस्टैसिस होता है और यहाँ पे जो आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है जितने भी डेड सेल्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, वो वहां से साइट से रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज कम्स इज द प्रोलिफरेटिव स्टेज। तो यहाँ पे फोकस क्या रहता है कि जो आपका वूंड का सरफेस है वहां का आपको रीएपिथेलाइजेशन करना है और वहां पे जो ग्रैन्युलेशन टिश्यूज हैं वो आपको लेट डाउन करने हैं, प्लस वहां पे एंजियोजेनेसिस यानी कि जो वैस्कुलर नेटवर्क है वो भी आपको फिर से फॉर्म करना है। लास्ट स्टेज इज द मैच्योरेशन फेज जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम 21 डेज टू 1 ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, यानी कि अब यहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू को रिप्लेस करके हम स्कार टिश्यू बना लेते हैं और यहाँ पे आपकी क्रॉस लिंकिंग, रीमॉडलिंग और वुंड कॉन्ट्रैक्शन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। So this is all about the stages and or phases of wound healing. Thank you.